क्लियोपेट्रा की गिनती इतिहास की सबसे खूबसूरत रानियों में की जाती है। यह प्राचीन मिस्र की इकलौती महिला शासक रही है। क्लियोपेट्रा के सैकड़ों मर्दों के साथ संबंध थे। अपने मोहपाश में फंसाकर यह दुश्मनों से सारी जानकारी निकलवा लिया करती थी। क्लियोपेट्रा जितनी खूबसूरत और आकर्षक थी, उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और चतुर भी थी। 9 भाषाओं का ज्ञान क्लियोपेट्रा को था। क्लियोपेट्रा का इतिहास आज से करीब 2000 साल पुराना माना जाता है। शेक्सपियर से लेकर हॉलीवुड फिल्म मेकर्स तक न जाने कितने लोग क्लियोपेट्रा पर रिसर्च कर चुके हैं। कई किताबें, कहानियां और सीरीज भी क्लियोपेट्रा पर बन चुकी हैं। लेकिन आज भी क्लियोपेट्रा की जिंदगी एक पहेली बनी हुई है। न जाने कितने ही ऐसे राज हैं जो अभी बाहर आने वाले हैं। तो आज हम आपको क्लियोपेट्रा की जिंदगी से जुड़े 20 ऐसे राज बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। आज पूरी दुनिया क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी के रूप में जानती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लियोपेट्रा मूल रूप से ग्रीक से ताल्लुक रखती थी। उसका पूरा नाम क्लियोपेट्रा फिलोपेटर 7 था और वह टोलेमी किंगडम की अंतिम शासक थी। 51 बीसी से 30 बीसी तक उसने मिस्र पर राज किया। क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र को रोमन एम्पायर ने अपने हिस्से में शामिल कर लिया। क्लियोपेट्रा का नाम एंशिएंट ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्लोरी। क्लियोपेट्रा के पिता टोलेमी 12 थे और उनकी मां ट्रिफना 5 थी। पिता की मौत के बाद केवल 18 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा ने मिस्र का सिंहासन संभाल लिया था। उसने अपने 10 साल के भाई टोलेमी 13 से विवाह किया और मिस्र पर राज करने लगे। आपको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन उस समय मिस्र में भाई बहनों के बीच शादी होना एक बेहद ही सामान्य बात हुआ करती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे कि परिवार की सत्ता किसी बाहरी शख्स के हाथ ना लग पाए। क्लियोपेट्रा की कब्र आज भी मिस्र के रेत के नीचे कहीं दफन है। उसकी लाश के बारे में कई बातें विख्यात है। बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा ने एक अजीब सा मास्क पहन रखा है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ा डरावना भी दिखाई देता है। मिस्र की इकलौती महिला शासक को बहुत ही सम्मान के साथ दफनाया गया था। ऐसा सभी शासकों के साथ किया जाता था। कुछ रिसर्चर्स का तो यह भी कहना है कि क्लियोपेट्रा की कब्र में एक इलेक्ट्रिक करंट है, जिससे कोई भी यदि इसकी कब्र को छूने की कोशिश करता है तो एक तेज झटका उसे लगेगा। लेकिन 2000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से आई होगी? क्या इसमें एलियंस का हाथ रहा होगा? इस बारे में अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं। हमने आपको बताया था कि क्लियोपेट्रा ने अपने 10 साल के भाई के साथ शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद भाई बहन में तकरार होनी शुरू हो गई। दोनों ही एक दूसरे को मिस्र से भगाना चाहते थे। इसी बीच जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा की मदद की। जूलियस का मिस्र से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वह क्लियोपेट्रा का एक बड़ा आशिक था। इसी दीवानगी के चलते उसने क्लियोपेट्रा की मदद की और उसके भाई टोलेमी 13 को वहां से भगा दिया। क्लियोपेट्रा सिर्फ हुस्न की मल्लिका ही नहीं थी, बल्कि वह बेहद ही समझदार भी थी। वह अपने जमाने की सबसे इंटेलिजेंट लोगों में शुमार थी। उसने दुनिया के बेस्ट स्कॉलर से शिक्षा प्राप्त की थी। 9 भाषाओं का ज्ञान था उसे। जियोग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, फिलोसफी, मेडिसिन, जूलॉजी और इकोनॉमिक जैसे सभी सब्जेक्ट की उसे अच्छी नॉलेज थी। उसने जड़ी बूटियों और ब्यूटी के ऊपर कई किताबें भी लिखी थी। वह एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो किया करती थी, लेकिन उसकी सभी किताबें आग में जल गईं। ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में सन 1391 एडी में एक डॉक्टर ने बची कुची किताबें पढ़ी और उसके बारे में दुनिया को बताया। क्लियोपेट्रा ने एक ऐसी क्रीम बनाई थी जिससे गंजे के सिर पर बाल आ सकते थे। वह काफी चतुर भी थी। कहा जाता है कि अपने 3 भाई बहन की मौत में क्लियोपेट्रा का हाथ रहा था। क्लियोपेट्रा खुद को एक देवी का अवतार मानती थी। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। जब क्लियोपेट्रा का उसके भाई टोलेमी 13 के साथ झगड़ा हुआ तो उसने जूलियस सीजर से मदद मांगी। टोलेमी नहीं चाहता था कि क्लियोपेट्रा किसी भी तरह जूलियस से मिल पाए, लेकिन वह तो कुशल बुद्धि की धनी थी। उसने खुद को एक कारपेट में लपेटा और जूलियस सीजर तक पहुंच गई। जूलियस अचानक क्लियोपेट्रा को देखकर हैरान हो गया। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई और प्यार भी हो गया। हालांकि दोनों की दोस्ती के अपने अपने मतलब थे।
क्लियोपेट्रा को जूलियस की सेना की जरूरत थी और जूलियस को क्लियोपेट्रा की बेशुमार संपत्ति दिखाई दे रही थी। दोनों की प्रेम कहानी आज भी मशहूर है। जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा को अपने साथ 46 बीसी में रोम ले आया था। रोम में आते ही क्लियोपेट्रा ने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। उसने वहां के एक धार्मिक स्थान पर अपनी मूर्ति भी बनवा दी थी। क्लियोपेट्रा अपने बेटे के साथ रोम आई थी। 44 बीसी में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। अब क्लियोपेट्रा को रोम छोड़ना था, लेकिन अब तक रोम की महिलाओं पर क्लियोपेट्रा का इफेक्ट दिखना शुरू हो गया था। महिलाएं क्लियोपेट्रा को कॉपी करती, उसकी तरह हेयर स्टाइल बनाती और मोतियों की ज्वेलरी पहनने लगी थी। इसका असर मिस्र तक देखने को मिला। मिस्र में क्लियोपेट्रा और अधिक पावरफुल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आई। जूलियस सीजर के बाद क्लियोपेट्रा को मार्क एंथोनी के साथ मिला। दोनों ने सन 41 बीसी में एक ड्रिंकिंग क्लब की शुरुआत की। मार्क एंथोनी एक रोमन जनरल था। दोनों के अफेयर्स के चर्चे भी खूब मशहूर हुए। काफी समय दोनों साथ बिताने लगे। राज करने के लिए दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत थी, लेकिन साथ ही दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी पसंद आने लगी। रोजाना रात को दोनों खूब वाइन पिया करते थे। एक बार क्लियोपेट्रा ने एंथोनी से शर्त लगाई कि वह केवल एक डिनर पर 10 मिलियन सेस्टर्स खर्च कर सकती है। यह रकम आज के समय में 10 मिलियन डॉलर्स के बराबर आप मान सकते हैं। एंथोनी को लगा कि एक डिनर पर इतना पैसा कैसे खर्च हो सकता है, और दोनों में शर्त लग जाती है। दोनों डिनर करते हैं और बेहद सामान्य खाना परोसा जाता है। एंथोनी को लग रहा था कि अब वह शर्त जीतने वाला है, लेकिन अंत में एक विगेनर का गिलास आता है, जिसमें क्लियोपेट्रा अपनी इयररिंग का एक मोती उसमें डाल देती है। वह मोती 10 मिलियन सेस्टर्स का होता है। कुछ ही देर में मोती विगेनर में घुल जाता है और फिर वह विगेनर पी जाती है। इस तरह से क्लियोपेट्रा अपनी शर्त जीत जाती है। क्लियोपेट्रा और मार्क एंथोनी इसके बाद शादी कर लेते हैं और दोनों के 3 बच्चे भी होते हैं। हालांकि इसके बाद दोनों का रिश्ता विवादों में आ जाता है। रोम में दुश्मन नेता ऑक्टेवियन ऐलान कर देता है कि एंथोनी एक धोखेबाज है और युद्ध का ऐलान कर देता है। एंथोनी और ऑक्टेवियन की सेनाओं में युद्ध होता है। क्लियोपेट्रा अपने पति की युद्ध में मदद करती है, लेकिन ऑक्टेवियन की सेना का पलड़ा भारी नजर आता है। इसके बाद क्लियोपेट्रा और एंथोनी रोम छोड़ देते हैं। क्लियोपेट्रा की मृत्यु कैसे हुई, इस पर आज भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों की माने तो क्लियोपेट्रा और एंथोनी ने खुद अपनी जान दे दी थी। एंथोनी ने अपने पेट में चाकू मार लिया था और क्लियोपेट्रा ने एक जहरीले सांप से खुद को डंक मरवा लिया था। लेकिन क्लियोपेट्रा की मौत के बारे में स्पष्टता के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वह अपने पास हमेशा जहर छिपा कर रखती थी और उसी जहर के सेवन से उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। यूं तो क्लियोपेट्रा की जिंदगी पर आधारित कई फिल्में और शोज बन चुके हैं, लेकिन 1963 में आई फिल्म क्लियोपेट्रा पर बनी सबसे महंगी फिल्म बताई जाती है। विश्व भर में उस फिल्म को लेकर बात हो रही थी। फिल्म का शुरुआती बजट 2 मिलियन डॉलर था, जो फिल्म के कंप्लीट होने तक 44 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। इन्फ्लेशन के अनुसार यह रकम आज के समय में 400 मिलियन डॉलर के लगभग आंकी जाती है। इस फिल्म में काम करने के लिए एलिजाबेथ टेलर को 1 मिलियन डॉलर्स मिले थे और एक फिल्म के लिए इतनी बड़ी कीमत पाने वाली वह पहली एक्ट्रेस बनी थी। क्लियोपेट्रा मिस्र के टोलोमी वंश के अंतिम रूलर थी। उस समय मिस्र के शासक पब्लिक प्लेसेस पर अपनी मूर्तियां बनवाया करते थे, जिससे जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सके और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त हो सके। सभी शासक चाहते थे कि उसका वंश आने वाले सैकड़ों वर्षों तक बरकरार रहे। अलेक्जेंड्रिया को मिस्र की नई राजधानी घोषित कर दिया गया था और इसे एक हेलेनिस्टिक सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद मिस्र की रईसी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। यहीं पर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की शुरुआत की गई। दुनिया भर से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे थे। चलिए वापस क्लियोपेट्रा की कहानी पर आते हैं। रोमन लीडर्स का कहना था कि क्लियोपेट्रा ने मार्क एंथोनी को उसकी मदद के लिए उकसाया था। इसके बाद ऑक्टेवियन से उनका युद्ध हुआ। साल 31 बीसी में युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। क्लियोपेट्रा जानती थी कि अगर वह हार गई तो उसे रोम लाया जाएगा। उम्मीद के मुताबिक ऑक्टेवियन की विजय होती है, लेकिन इसी बीच क्लियोपेट्रा खुद को खत्म कर लेती है। आज तक पूरी दुनिया यह जानती आई है कि क्लियोपेट्रा इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला थी। उसकी खूबसूरती के कई किस्से मशहूर है। जूलियस सीजर और मार्क एंथोनी को उसने अपना दीवाना बना लिया था।
लोग क्लियोपेट्रा की एक झलक पाने के लिए उतावले हो जाया करते थे, लेकिन इन सब बातों के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। ग्रीक इतिहासकारों का कहना है कि क्लियोपेट्रा इतनी भी सुंदर नहीं थी जितना उसका बखान किया जाता है। वह एक औसत दर्जे की महिला थी। उसकी नाक थोड़ी मर्दाना थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वह किसी हूर जैसी दिखती थी और लोग उसे देखने के लिए रुक जाया करते थे। कुछ पुराने सिक्कों पर क्लियोपेट्रा की झलक देखी जा सकती है। हालांकि क्लियोपेट्रा की अंदरूनी खूबसूरती कमाल की थी, साथ ही उसका दिमाग, उसकी चतुराई और साहस कमाल का था, जिस कारण उसे आकर्षक महिला कहना गलत नहीं होगा। क्लियोपेट्रा को अपने देश और देश के लोगों से प्यार था। उसके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी देशभक्ति ने क्लियोपेट्रा को लोगों के दिलों में जगह बनाने में मदद की। क्लियोपेट्रा को मिस्र का फराव बनने पर गर्व था। उसने अपनी पूर्वजों की परंपरा को तोड़ा और ग्रीक की बजाय मिस्र की भाषा सीखी। मिस्र की संस्कृति को उसने आगे बढ़ाने का काम किया और अपनी पेंटिंग्स भी मिस्र की कला में ही बनवाई। इन सब के बावजूद कुछ लेखकों ने क्लियोपेट्रा को एक कामुक रानी यानी सेक्स सिंबल और वैश्या के रूप में भी दर्शाया है, जो अपने शरीर का इस्तेमाल कर दुश्मनों को मोह पाश में जकड़ लिया करती थी। कुछ लोगों ने क्लियोपेट्रा को पागल रानी भी कहा है, लेकिन इन सब के बावजूद वह मिस्र के इतिहास के सबसे लोकप्रिय शासकों में से एक रही है। क्लियोपेट्रा को यूं ही महान नहीं कहा जाता। उसने 21 सालों तक मिस्र पर राज किया। अपना शासन पूरा होने के बाद उसने दोबारा प्राप्त किया और मिस्र को महाशक्ति बनाया। केवल 18 साल की उम्र में उसके सिर पर रानी का ताज सज गया था। वह खुद को एक देवी के रूप में प्रदर्शित करती थी। वह मिस्र की आखिरी शासक थी जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य था। वह बहुत ही बुद्धिमान थी और आगे की योजनाओं के बारे में सोच विचार किया करती थी। वह एक न्यायप्रिय शासक थी। मंदिरों की देखभाल के लिए उसने कई कदम उठाए। उसके पास थल सेना से लेकर नौसेना तक सभी आर्मी थी। उसके शासनकाल में अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत हो गई थी। क्लियोपेट्रा के 4 बच्चे थे। उसने अपने जीवन में कई महान कार्य किए, लेकिन लेखकों और फिल्म मेकर्स ने केवल एंथोनी और जूलियस के साथ उसके रिश्तों पर अधिक प्रभाव डाला है। इन कहानियों पर ही कलाकारों की नजर रही है। क्लियोपेट्रा के वास्तविक जीवन के बारे में लोगों के सामने लाना उनका मकसद नहीं था। क्लियोपेट्रा और मार्क एंथोनी के 2 जुड़वा बच्चे थे, जिनके नाम अलेक्जेंडर और क्लियोपेट्रा सेलिन था। यह नाम क्लियोपेट्रा ने महान सिकंदर के नाम पर और ग्रीक के सूर्य देवता के नाम पर रखे थे। क्लियोपेट्रा के सबसे छोटे बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि उसका नाम टोलोमी वंश के दूसरे फराव के नाम पर रखा गया था। क्लियोपेट्रा के पिता एक अच्छे शासक नहीं थे। उन्होंने मिस्र में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। उन्हें संगीत पसंद था और शासन करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह एक बांसुरी वादक थे। अक्सर संगीत की दुनिया में मदहोश रहा करते थे। वहीं उनकी बेटी क्लियोपेट्रा 7 को बचपन से ही शासन करने में इंटरेस्ट रहा था। क्लियोपेट्रा की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम बोरोनेस क्वीन था। वह ग्रीक की एक राजकुमारी थी जिसने मिस्र पर साल 58 बीसी से 55 बीसी तक राज किया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बोरोनेस ने अपने और क्लियोपेट्रा के पिता के साथ सत्ता साझी की थी या नहीं। क्लियोपेट्रा के बारे में और भी कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जिसके बारे में रिसर्चर्स सैकड़ों वर्षों से जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आखिर क्लियोपेट्रा की कब्र कहाँ मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि उसे मार्क एंथोनी के पास ही दफन किया गया होगा, जिससे वह सबसे अधिक प्यार किया करती थी। लेकिन अभी तक क्लियोपेट्रा के ताबूत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक्सपर्ट्स कुछ दावों के साथ जगह का पता लगाने में कामयाब हो पाए हैं, लेकिन कब्र तक नहीं पहुंच पाए। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 4वीं शताब्दी में एक बाढ़ आई थी, जिस कारण क्लियोपेट्रा की कब्र अपने मूल स्थान से हट गई। कई अंडर वाटर खोज भी क्लियोपेट्रा की कब्र को लेकर हो चुकी है।